बहुत पुराने जमाने की बात है। अब रात का अंधेरा इतना गहरा होता था कि इंसान अपनी ही सांसों की आवाज से डर जाए। उसी दौर में एक बस्ती थी, गुलशनपुर। यह बस्ती बाहर से जितनी खूबसूरत और रौनकदार दिखाई देती थी, उसके भीतर उतनी ही अनकही कहानियां और रहस्यमयी साए बसते थे। गुलशनपुर के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थीं, जिनके दरवाजे सूरज ढलते ही बंद कर दिए जाते थे, क्योंकि लोग कहते थे कि अंधेरे के साथ कुछ ऐसी ताकतें भी जाग जाती हैं जिनसे बच पाना हर किसी के बस की बात नहीं। गुलशनपुर का बादशाह सुल्तान जलालुद्दीन एक न्यायप्रिय और अल्लाह से डरने वाला हाकिम था। उसकी एक ही बेटी थी, शहजादी महरीन। महरीन सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपने नेक दिल और रहमदिल स्वभाव के लिए भी पूरे इलाके में मशहूर थी। वह अक्सर गरीबों की मदद करती, भूखों को खाना खिलाती और रातों में अल्लाह से दुआ करती कि उसके वालिद का साया हमेशा उसके सिर पर बना रहे। महरीन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसमें कोई छुपा हुआ राज हो जिसे समझ पाना आसान नहीं था। मगर गुलशनपुर की इस रौनक के पीछे एक खौफनाक साया भी मंडरा रहा था। उस साये का नाम था दाऊद बिन सलीम। लोग उसे दाऊद डाकू के नाम से जानते थे। वह एक ऐसा डाकू था जिसका नाम सुनते ही बहादुर से बहादुर इंसान के भी कदम कांप उठते थे। कहा जाता था कि दाऊद पहले एक नेक इंसान था, लेकिन वक्त और हालात ने उसे इतना बदल दिया कि अब उसके दिल में न रहम बचा था और न ही कोई डर। वह रात के अंधेरे में आता, लूटता और बिना किसी निशान के गायब हो जाता। एक रात जब गुलशनपुर की हवाएं कुछ ज्यादा ही खामोश थीं और आसमान पर चांद बादलों में छिपा हुआ था, तभी महल के अंदर एक अजीब सी हलचल हुई। पहरेदारों को जैसे किसी ने बेहोश कर दिया हो। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और सन्नाटे के बीच एक काली परछाई महल के अंदर दाखिल हुई। वह दाऊद था। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी और उसके कदम इतने हल्के कि किसी को उसकी आहट तक महसूस नहीं हुई। महरीन उस वक्त अपने कमरे में इबादत कर रही थी। उसने जैसे ही किसी की मौजूदगी का एहसास किया, उसने पलट कर देखा। सामने एक नकाब पोश शख्स खड़ा था। उसके हाथ में तलवार थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी भी झलक रही थी। महरीन डर गई, मगर उसने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम कौन हो? दाऊद ने धीमी आवाज में कहा, मैं वो हूँ जिससे इस बस्ती के लोग डरते हैं और आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। इससे पहले कि महरीन कुछ समझ पाती, दाऊद ने उसे बेहोश कर दिया और महल से बाहर निकल गया। सुबह जब सूरज निकला तो गुलशनपुर में हाहाकार मच गया। शहजादी गायब थी। सुल्तान जलालुद्दीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने फौरन अपने सिपाहियों को हर दिशा में भेजा, मगर दाऊद का कोई निशान नहीं मिला। सुल्तान का दिल टूट चुका था, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने ऐलान किया कि जो भी उसकी बेटी को वापस लाएगा उसे बेहिसाब इनाम दिया जाएगा। मगर दिल के किसी कोने में उसे एहसास था कि यह काम किसी आम इंसान के बस का नहीं है। उसी वक्त दरबार में एक नौजवान दाखिल हुआ। उसका नाम था सैफुद्दीन। उसकी आंखों में हिम्मत थी, चेहरे पर सादगी और दिल में एक अजीब सा सुकून। सैफुद्दीन ने झुककर कहा, ऐ सुल्तान, अगर इजाजत हो तो मैं आपकी बेटी को वापस लाने की कोशिश करना चाहता हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग उसे देखकर हंसने लगे, क्योंकि दाऊद जैसे खतरनाक डाकू के सामने खड़ा होना मौत को दावत देने जैसा था। मगर सैफुद्दीन की आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। सुल्तान ने उसे गौर से देखा और कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे टकराने जा रहे हो? सैफुद्दीन ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर नियत साफ हो और भरोसा अल्लाह पर हो तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। सुल्तान ने कुछ पल सोचा, फिर उसे इजाजत दे दी, मगर जाते जाते उसने कहा, याद रखना, यह रास्ता आसान नहीं है और हो सकता है कि तुम कभी वापस ना आ सको। सैफुद्दीन मुस्कुराया और बोला, अगर मेरी जान भी इस रास्ते में चली जाए तो मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैं एक नेक काम के लिए निकल रहा हूँ। और इसी के साथ सैफुद्दीन गुलशनपुर से निकल पड़ा, एक ऐसे सफर पर जहां हर कदम पर खतरा था, हर मोड़ पर मौत छुपी थी और हर साया एक नया राज लेकर उसका इंतजार कर रहा था। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, मगर उसे यकीन था कि यह सफर सिर्फ एक शहजादी को बचाने का नहीं, बल्कि खुद को पहचानने का भी होगा। उधर दाऊद महरीन को लेकर एक ऐसे ठिकाने पर पहुंचा था जहां तक पहुंचना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। वह जगह पहाड़ों के बीच छुपी हुई थी, जहां सूरज की रोशनी भी पूरी तरह नहीं पहुंच पाती थी। महरीन जब होश में आई तो उसने खुद को एक अजनबी जगह पर पाया। उसके सामने दाऊद खड़ा था, मगर इस बार उसकी आंखों में पहले जैसी सख्ती नहीं थी। महरीन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुमने मुझे क्यों उठाया है? दाऊद कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चीज है जिसकी मुझे तलाश है और शायद तुम्हें भी नहीं पता कि तुम कितनी खास हो। महरीन यह सुनकर हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। दाऊद की बातों में एक ऐसा रहस्य छुपा था जो आने वाले वक्त में एक बड़े सच का पर्दाफाश करने वाला था। उधर सैफुद्दीन अपने सफर पर निकल चुका था और उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह रास्ता उसे सिर्फ दाऊद तक ही नहीं, बल्कि एक ऐसे राज तक ले जाने वाला है जो गुलशनपुर की नींव को हिला देगा। पहले ही दिन उसे रेगिस्तान की तपती रेत, भूख और प्यास का सामना करना पड़ा, मगर उसके कदम नहीं रुके। हर मुश्किल के साथ उसका यकीन और मजबूत होता गया। रात को जब वह आसमान की तरफ देखता तो उसे ऐसा लगता जैसे अल्लाह खुद उसे राह दिखा रहा हो। गुलशनपुर की सुबह उस दिन पहले जैसी नहीं थी। सूरज तो वैसे ही उगा था, मगर उसकी रोशनी में एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। हर गली, हर चौक और हर दरवाजे पर बस एक ही चर्चा थी, शहजादी महरीन का अपहरण। और जितना लोग इस बात को सोचते, उतना ही उनके दिलों में खौफ गहराता जाता। सुल्तान जलालुद्दीन अपने महल के ऊंचे मीनारों से दूर तक फैले रेगिस्तान को देख रहे थे, मानो उनकी नजरें उस रास्ते को तलाश रही हों जहां से उनकी बेटी वापस लौट सके। मगर हर तरफ बस सन्नाटा था और उस सन्नाटे में छुपा था एक ऐसा डर जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उधर सैफुद्दीन ने गुलशनपुर की सरहद पार कर ली थी। उसके सामने फैला था अंतहीन रेगिस्तान, जहां न कोई छांव थी, न पानी का कोई निशान। मगर उसके दिल में जो इरादा था वह इन मुश्किलों से कहीं ज्यादा मजबूत था।
उसने अपने कदम रोके बिना सफर जारी रखा। हर कदम के साथ उसके दिल में एक ही दुआ थी, ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा और मुझे उस रास्ते तक पहुंचा दे जहां से मैं शहजादी को सकुशल वापस ला सकूं। दिन ढलते ढलते सूरज की तपिश और भी तेज हो गई। सैफुद्दीन के होंठ सूखने लगे, उसके कदम भारी होने लगे, मगर उसने हार नहीं मानी। तभी दूर उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। वह जल्दी जल्दी वहां पहुंचा, मगर जब उसने अंदर झांका तो कुआं सूखा पड़ा था। उसकी उम्मीद जैसे एक पल में टूट गई, मगर उसने खुद को संभाला और वहीं बैठकर अल्लाह से दुआ करने लगा। इसी दौरान उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, प्यास सिर्फ पानी से नहीं बुझती, कभी कभी सब्र भी उसे मिटा देता है। सैफुद्दीन ने पलटकर देखा, एक बूढ़ा दरवेश वहां खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे उसने दुनिया के हर राज को देख लिया हो। सैफुद्दीन ने आदर से झुककर सलाम किया। दरवेश ने मुस्कुराते हुए उसे एक छोटा सा मशक दिया जिसमें थोड़ा सा पानी था। सैफुद्दीन ने पानी पिया और उसे ऐसा लगा जैसे उसमें नई जान आ गई हो। दरवेश ने कहा, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वह सिर्फ तलवार से नहीं जीता जा सकता, वहां दिल की सच्चाई और नीयत की पाकीज़गी काम आएगी। सैफुद्दीन ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता कि मैं कहां जा रहा हूं? दरवेश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जिस रास्ते पर अल्लाह भेजता है उसकी खबर आसमान भी रखता है। यह कहकर वह दरवेश अचानक गायब हो गया। सैफुद्दीन कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। अब उसके अंदर पहले से कहीं ज्यादा हिम्मत थी। उधर पहाड़ों के बीच छुपे उस ठिकाने में जहां दाऊद महरीन को लेकर आया था, माहौल बेहद खामोश था। चारों तरफ ऊंची चट्टानें थीं और बीच में एक पुरानी सी गुफा जिसके अंदर हल्की सी रोशनी जल रही थी। महरीन अब पूरी तरह होश में थी और उसने अपने आसपास को ध्यान से देखना शुरू किया। यह जगह किसी कैद खाने जैसी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति से भरी हुई थी। दाऊद कुछ दूरी पर खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में अब वह क्रूरता नहीं थी जो लोग उसके बारे में कहते थे। महरीन ने हिम्मत करके कहा, अगर तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो? दाऊद कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, कभी कभी इंसान को वो काम करने पड़ते हैं जो बाहर से गलत लगते हैं, मगर उनके पीछे एक बड़ा मकसद छुपा होता है। महरीन ने उसकी बात समझने की कोशिश की, मगर उसके शब्दों में इतना रहस्य था कि वह उलझ कर रह गई। उसने फिर पूछा, कौन सा मकसद? दाऊद ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें सच्चाई से मिलवाने का मकसद, एक ऐसी सच्चाई जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। महरीन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे महसूस हो रहा था कि यह सब सिर्फ एक अपहरण नहीं बल्कि कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो बहुत गहरा और खतरनाक है। उधर सैफुद्दीन रात के अंधेरे में एक छोटे से काफिले तक पहुंचा। ये कुछ व्यापारी थे जो दूर के शहर से लौट रहे थे। उन्होंने सैफुद्दीन को अपने साथ ठहरने की इजाजत दे दी। रात को आग के चारों ओर बैठे हुए उन्होंने उसे दाऊद के बारे में बताया। एक बूढ़े व्यापारी ने कहा, दाऊद को ढूंढना आसान नहीं है, वह हवा की तरह आता है और गायब हो जाता है, मगर एक बात है, कहा जाता है कि वह सिर्फ उन्हीं लोगों को निशाना बनाता है जिनसे उसका कोई गहरा रिश्ता होता है। सैफुद्दीन यह सुनकर सोच में पड़ गया। गहरा रिश्ता, ये शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। क्या दाऊद और महरीन के बीच कोई रिश्ता था या फिर यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक था? रात गहरी होती गई, मगर सैफुद्दीन की आंखों में नींद नहीं थी। वह आसमान की तरफ देख रहा था जहां सितारे चमक रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर तारा उसे कुछ बताना चाहता हो। तभी उसे दरवेश की बात याद आई, नीयत की पाकीज़गी। उसने अपने दिल में झांका और खुद से पूछा, क्या मैं सच में इस काम के लायक हूं? सुबह होते ही वह फिर अपने सफर पर निकल पड़ा। इस बार उसका रास्ता पहाड़ों की तरफ था। हर कदम के साथ रास्ता मुश्किल होता जा रहा था। चट्टानें तेज थीं, रास्ते संकरे थे और हर मोड़ पर खतरा छुपा था, मगर अब उसके दिल में एक नई रोशनी थी जो उसे आगे बढ़ने का हौसला दे रही थी। उधर दाऊद और महरीन के बीच बातचीत और भी गहरी होती जा रही थी। दाऊद ने उसे बताया कि वह हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब वह भी गुलशनपुर का ही हिस्सा था, मगर एक ऐसी घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी जिसने उसके दिल में नफरत भर दी। उसने कहा, कभी कभी इंसाफ के नाम पर भी नाइंसाफी होती है और वही इंसान को अंधेरे की तरफ धकेल देती है। महरीन यह सुनकर चौंक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि दाऊद सिर्फ एक डाकू नहीं बल्कि एक टूटा हुआ इंसान है जिसके अंदर कहीं न कहीं दर्द छुपा है। मगर उसी वक्त दूर पहाड़ों के बीच एक परछाई तेजी से बढ़ रही थी। वह सैफुद्दीन था। उसने आखिरकार उस इलाके में कदम रख दिया था जहां से लौटना आसान नहीं था। उसे अभी यह नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, मगर उसे यह जरूर महसूस हो रहा था कि अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर सच सामने आएगा। और इसी के साथ किस्मत के धागे और भी उलझने लगे। एक तरफ सच्चाई छुपी थी, दूसरी तरफ इम्तिहान, और बीच में खड़े थे तीन लोग, सैफुद्दीन, महरीन और दाऊद, जिनकी तकदीरें अब आपस में टकराने वाली थीं। रेगिस्तान की सुबह अब पहले जैसी सादी नहीं रह गई थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हर कण किसी बड़े तूफान का इंतजार कर रहा हो। सैफुद्दीन पहाड़ों के करीब पहुंच चुका था जहां से आगे का रास्ता और भी खतरनाक होने वाला था। सामने खड़ी ऊंची ऊंची चट्टानें किसी किले की दीवारों जैसी लग रही थीं और उनके बीच से गुजरता संकरा रास्ता ऐसा प्रतीत होता था मानो वह किसी अनजानी दुनिया की ओर ले जा रहा हो। उसके कदम अब भी मजबूत थे, मगर दिल में एक हल्की सी घबराहट जरूर थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि अब वह उस जगह के करीब है जहां दाऊद ने शहजादी महरीन को छुपा रखा है। रास्ता चढ़ते हुए अचानक उसे जमीन पर कुछ निशान दिखाई दिए। ये घोड़ों के खुरों के निशान थे जो ताजे लग रहे थे। सैफुद्दीन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने झुककर उन निशानों को गौर से देखा और फिर आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, या अल्लाह, अब तू ही मेरा रहनुमा है। उसने अपने कदम और तेज कर दिए, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि वह सही दिशा में जा रहा है। उधर पहाड़ों के बीच उस गुफा में माहौल बदलने लगा था। महरीन अब पहले की तरह डरी हुई नहीं थी। उसने दाऊद के चेहरे में वह सख्ती नहीं देखी जो एक डाकू में होती है।
बल्कि उसके पीछे छुपा दर्द अब साफ झलकने लगा था। एक दिन जब गुफा के बाहर हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा अंदर तक आ रही थी, महरीन ने दाऊद से पूछा, तुम्हारी आंखों में जो दर्द है वह किस बात का है? क्या कभी तुमने किसी से अपना हाल बयान किया? दाऊद कुछ देर चुप रहा। उसकी नजरें जमीन पर टिक गईं, जैसे वह अपने अतीत के पन्नों को पलट रहा हो। फिर उसने धीरे से कहना शुरू किया, मैं भी कभी गुलशनपुर में ही रहता था। मेरा एक घर था, एक परिवार था और एक उम्मीद थी कि जिंदगी सुकून से गुजरेगी। मगर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। उसकी आवाज भर्रा गई, मगर उसने खुद को संभाला और आगे बोला, मेरे वालिद पर झूठा इल्जाम लगाया गया और बिना किसी सही तहकीकात के उन्हें सजा दे दी गई। उस दिन मैंने देखा कि इंसाफ के नाम पर कैसे नाइंसाफी होती है। महरीन यह सुनकर सन्न रह गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मगर मेरे वालिद, वो तो हमेशा इंसाफ करने की कोशिश करते हैं। दाऊद हल्का सा हंसा, मगर उस हंसी में दर्द था। हर बादशाह की नजर हर जगह नहीं पहुंचती शहजादी, कभी कभी उसके अपने लोग ही उसके फैसलों को गलत बना देते हैं। यह बात महरीन के दिल में गहराई तक उतर गई। पहली बार उसे अपने महल और अपने आसपास के लोगों पर शक होने लगा। क्या सच में उसके वालिद के नाम पर कोई गलत खेल खेला गया था? उधर सैफुद्दीन पहाड़ों के बीच और आगे बढ़ चुका था। रास्ता अब इतना संकरा हो गया था कि एक गलत कदम उसे गहरी खाई में गिरा सकता था। तभी अचानक ऊपर से पत्थर गिरने लगे। सैफुद्दीन ने तेजी से खुद को एक तरफ किया। यह कोई हादसा नहीं था, यह एक चाल था। किसी ने उसकी आहट सुन ली थी। अचानक चारों तरफ से नकाबपोश लोग निकल आए। उनके हाथों में तलवारें थीं और उनकी आंखों में सख्ती। सैफुद्दीन समझ गया कि वह दाऊद के आदमियों के बीच घिर चुका है। एक आदमी आगे बढ़ा और गरजती आवाज में बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? सैफुद्दीन ने बिना डर के जवाब दिया, मैं सैफुद्दीन हूँ और मैं यहाँ किसी से लड़ने नहीं बल्कि एक सच्चाई जानने आया हूँ। उसकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि कुछ पल के लिए सब खामोश हो गए। मगर तभी पीछे से एक और आवाज आई, सच्चाई की तलाश में आए हो या मौत को बुलाने? यह दाऊद था जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखें अब फिर से सख्त हो चुकी थीं। सैफुद्दीन ने उसे गौर से देखा और कहा, अगर सच्चाई की राह में मौत भी मिल जाए तो वह भी मंजूर है। यह सुनकर दाऊद कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और सब पीछे हट गए। दाऊद ने कहा, तुम में हिम्मत है, मगर यह जगह हिम्मत से ज्यादा समझ की मांग करती है। सैफुद्दीन ने जवाब दिया, तो फिर मुझे समझा दो, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ शहजादी को ले जाने नहीं बल्कि यह जानने आया हूँ कि तुमने यह सब क्यों किया। दाऊद ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में एक पल के लिए नरमी आई। उसने कहा, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें वो देखना होगा जो अब तक किसी ने नहीं देखा। उधर गुफा के अंदर महरीन को जैसे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। उसका दिल बेचैन हो उठा। उसे लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। दाऊद सैफुद्दीन को गुफा के अंदर ले गया। वहां एक पुरानी दीवार थी जिस पर कुछ निशान बने हुए थे। दाऊद ने एक पत्थर हटाया और दीवार के पीछे एक गुप्त रास्ता खुल गया। सैफुद्दीन की आंखें हैरानी से फैल गईं। यह रास्ता गुलशनपुर तक जाता है, दाऊद ने कहा, मगर यह सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक राज है। ऐसा राज जो अगर खुल गया तो सब कुछ बदल जाएगा। सैफुद्दीन ने गहरी सांस ली और उस अंधेरे रास्ते की तरफ देखा। उसे समझ आ गया था कि अब वह सिर्फ एक मिशन पर नहीं बल्कि एक सच्चाई के करीब पहुंच चुका है। मगर जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, अचानक गुफा के अंदर तेज हवा चलने लगी। मशालें बुझने लगीं और अंधेरा गहराने लगा। दूर कहीं से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर राज खुलने वाला था, मगर इसके साथ ही एक नया खतरा भी जन्म ले चुका था जो तीनों की किस्मत को हमेशा के लिए बदल सकता था। गुफा के भीतर अचानक फैले उस अंधेरे ने जैसे हर सांस को भारी बना दिया था। मशालों की लौ एक एक करके बुझती जा रही थी और उनके बुझने के साथ ही हवा में एक अजीब सी सर्दी घुलती जा रही थी। सैफुद्दीन ने अपने दिल की धड़कनों को काबू में करने की कोशिश की, मगर उसे साफ महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ हवा का झोंका नहीं है, यह किसी अनदेखी ताकत की आहट है। दाऊद की आंखें भी अब सतर्क हो चुकी थीं। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और सबने अपनी तलवारें कसकर पकड़ लीं। यहाँ कोई और भी है, दाऊद ने धीमी आवाज में कहा। सैफुद्दीन ने चारों ओर नजर दौड़ाई, मगर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक गुफा के अंदर गूंजती एक भारी आवाज सुनाई दी, सच की तलाश करने वालों, क्या तुम उसके अंजाम के लिए भी तैयार हो? वह आवाज इतनी गहरी और डरावनी थी कि एक पल के लिए सैफुद्दीन के कदम डगमगा गए, मगर उसने खुद को संभाल लिया। दाऊद ने जोर से कहा, कौन है? सामने आओ। कुछ ही क्षणों में अंधेरे से एक परछाई उभरी। वह एक लंबा चौड़ा शख्स था जिसके चेहरे पर नकाब था और आंखों में एक खतरनाक चमक। उसके साथ कई और साए भी थे जो धीरे धीरे गुफा में फैलने लगे। यह कोई आम लोग नहीं थे, यह एक छुपा हुआ गिरोह था जो इस गुफा के रहस्य की हिफाजत कर रहा था। महरीन जो अंदर ही एक कोने में थी, यह सब देखकर सहम गई, मगर उसने खुद को संभाला और ध्यान से सब कुछ देखने लगी। उसे अब समझ आने लगा था कि यह सिर्फ उसका अपहरण नहीं बल्कि किसी बड़े राज का हिस्सा है। नकाबपोश आदमी आगे बढ़ा और बोला, दाऊद, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। इस राज को किसी और के सामने लाकर तुमने अपनी मौत खुद ली है। उसकी आवाज में धमकी साफ झलक रही थी। दाऊद की आंखों में गुस्सा भर गया। मैंने यह सब इसलिए किया ताकि सच सामने आए, ताकि वो लोग बेनकाब हों जिन्होंने मेरे परिवार के साथ नाइंसाफी की। सैफुद्दीन ने पहली बार दाऊद को इस तरह देखा। उसके अंदर का दर्द अब गुस्से में बदल चुका था, मगर साथ ही उसकी बातों में सच्चाई भी महसूस हो रही थी। नकाबपोश आदमी हंसा, सच, इस दुनिया में सच वही होता है जो ताकतवर लोग दिखाना चाहते हैं और तुम जैसे लोग सिर्फ उस खेल के मोहरे होते हो। यह सुनकर सैफुद्दीन का खून खौल उठा। उसने आगे बढ़कर कहा, अगर सच को दबाया जा सकता तो अल्लाह उसे उजागर करने के लिए किसी को नहीं भेजता, और आज हम यहाँ उसी मकसद से खड़े हैं। गुफा में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया।
फिर अचानक नकाबपोश आदमी ने अपने साथियों को इशारा किया और चारों तरफ से हमला हो गया। तलवारों की टकराहट की आवाज गूंजने लगी। सैफुद्दीन ने अपनी तलवार निकाली और पूरी ताकत से लड़ने लगा। वह अकेला था मगर उसके इरादे मजबूत थे। हर वार में उसका यकीन झलक रहा था। दाऊद भी पीछे नहीं रहा। उसने अपने आदमियों के साथ मिलकर दुश्मनों का मुकाबला करना शुरू कर दिया। गुफा अब एक युद्ध भूमि बन चुकी थी, जहां हर तरफ सिर्फ शोर, चीखें और तलवारों की चमक थी। महरीन यह सब देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत भी जाग रही थी। उसने आसपास देखा और एक गिरी हुई मशाल उठाई। उसने उसे फिर से जलाया और गुफा के अंधेरे को थोड़ा कम करने की कोशिश की। इसी बीच सैफुद्दीन एक हमले से बचते बचते गिर पड़ा। एक दुश्मन उसकी तरफ बढ़ा तलवार उठाकर, मगर तभी दाऊद ने बीच में आकर उस वार को रोक लिया। उसकी तलवार दुश्मन की तलवार से टकराई और उसने उसे पीछे धकेल दिया। खुद को संभालो सैफुद्दीन, दाऊद ने जोर से कहा। सैफुद्दीन ने तुरंत उठकर फिर से लड़ाई शुरू कर दी। अब दोनों एक साथ लड़ रहे थे, एक सच्चाई के लिए और दूसरा अपने अतीत के इंसाफ के लिए। कुछ देर की भयंकर लड़ाई के बाद आखिरकार नकाबपोश गिरोह पीछे हटने लगा। उनका सरदार गुस्से से दाऊद को घूरते हुए बोला, यह खत्म नहीं हुआ है, असली खेल अब शुरू होगा। यह कहकर वह अंधेरे में गायब हो गया। गुफा में फिर से सन्नाटा छा गया। सिर्फ थकी हुई सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। सैफुद्दीन ने चारों ओर देखा। खतरा फिलहाल टल चुका था। महरीन धीरे धीरे उनके पास आई। उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा सवाल थे। उसने दाऊद से कहा, अब मुझे सब कुछ सच सच बताओ, यह सब क्या है? दाऊद कुछ पल चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, यह गुफा सिर्फ एक ठिकाना नहीं है, यह एक रास्ता है उस सच्चाई तक जो गुलशनपुर के सिंहासन को हिला सकती है। सैफुद्दीन और महरीन दोनों उसकी तरफ देखने लगे। इस रास्ते के अंत में एक पुराना खजाना नहीं बल्कि दस्तावेज है, सबूत हैं जो यह साबित करते हैं कि तुम्हारे वालिद के दरबार में कुछ लोग गद्दारी कर रहे हैं, दाऊद ने कहा। महरीन का दिल जैसे रुक गया। गद्दारी? मगर कौन? दाऊद ने कहा, वही लोग जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, वही लोग जिन्होंने मेरे वालिद को फंसाया, और वही लोग जो अब भी गुलशनपुर को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। सैफुद्दीन ने महसूस किया कि अब यह सिर्फ एक शहजादी को बचाने की कहानी नहीं रही, यह एक साजिश का पर्दाफाश करने का सफर बन चुका था। दाऊद ने गुफा के उस गुप्त रास्ते की तरफ इशारा किया और कहा, अगर सच जानना है तो हमें उस रास्ते पर चलना होगा, मगर याद रखना वहां से लौटना आसान नहीं होगा। सैफुद्दीन ने बिना हिचकिचाए कहा, अगर उस रास्ते के अंत में सच है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। महरीन ने भी दृढ़ता से कहा, और मैं भी, क्योंकि यह सिर्फ मेरे वालिद की इज्जत का सवाल नहीं बल्कि पूरे गुलशनपुर की किस्मत का सवाल है। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उनके बीच शक नहीं बल्कि एक साझा मकसद था। और फिर उन्होंने उस अंधेरे रास्ते में कदम रख दिया, जहां हर कदम के साथ सच्चाई करीब आ रही थी, मगर खतरा भी उतना ही बढ़ता जा रहा था। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां हर परत खुलने वाली थी, मगर हर सच के साथ एक नई चुनौती भी सामने आने वाली थी। गुफा के उस गुप्त रास्ते में कदम रखते ही ऐसा लगा मानो दुनिया की सारी आवाजें पीछे छूट गई हों और अब सिर्फ उनके दिलों की धड़कनें ही इस अंधेरे में गूंज रही हों। दीवारें ठंडी और नमी से भरी थीं, जैसे सदियों से इस रास्ते ने अनगिनत राज अपने अंदर कैद कर रखे हों। सैफुद्दीन सबसे आगे था। उसके हाथ में मशाल थी जिसकी हल्की हल्की रोशनी रास्ते को दिखा रही थी। उसके पीछे महरीन और फिर दाऊद चल रहे थे। तीनों के कदम संभल कर उठ रहे थे, क्योंकि जमीन कहीं समतल थी तो कहीं अचानक नीचे धंस जाती थी, और हर कदम के साथ ऐसा लगता था जैसे यह रास्ता उनकी हिम्मत का इम्तिहान ले रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें दीवारों पर अजीब निशान दिखाई देने लगे। यह कोई आम नक्काशी नहीं थी बल्कि किसी पुराने दौर की लिखावट थी जिसे समझना आसान नहीं था। दाऊद ने उन निशानों को देखते हुए कहा कि यह रास्ता बहुत पुराना है और शायद उन लोगों ने बनाया था जो सच को छुपाने और सुरक्षित रखने का काम करते थे। यह सुनकर सैफुद्दीन के दिल में एक सवाल उठा कि आखिर ऐसा कौन सा सच है जिसे इतनी गहराई में छुपाना पड़ा, मगर उसने अपने कदम नहीं रोके। वह जानता था कि जवाब उसे आगे ही मिलेगा। अचानक रास्ता थोड़ा चौड़ा हो गया और सामने एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई दिया। वह पत्थर का बना हुआ था और उस पर भी वही रहस्यमयी निशान उकेरे हुए थे। महरीन ने धीरे से कहा कि यह दरवाजा किसी खजाने का नहीं बल्कि किसी सच्चाई का प्रतीक लग रहा है। दाऊद आगे बढ़ा और उसने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर वह हिला तक नहीं। फिर उसने दीवार के किनारे को ध्यान से देखा और एक छोटे से पत्थर को दबाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, दरवाजे में हल्की सी कंपन हुई और वह धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर का दृश्य देखकर तीनों कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गए। सामने एक विशाल कक्ष था जिसमें पुराने संदूक रखे हुए थे। दीवारों पर मशालें जली हुई थीं, जैसे किसी ने हाल ही में यहाँ आकर उन्हें जलाया हो। इसका मतलब साफ था कि यह जगह अभी भी किसी के इस्तेमाल में है। सैफुद्दीन ने सावधानी से आगे बढ़ते हुए एक संदूक खोला। उसके अंदर पुराने कागजात और मुहर लगे दस्तावेज थे। उसने एक कागज उठाकर पढ़ने की कोशिश की। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग बदलता गया। यह दस्तावेज दरबार के कुछ बड़े लोगों के नाम उजागर कर रहे थे जो गुप्त रूप से गद्दारी कर रहे थे। महरीन ने भी एक कागज उठाया और जैसे ही उसने नाम पढ़े, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उन नामों में एक नाम ऐसा था जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वजीर आला कासिम खां। यह वही शख्स था जो हमेशा उसके वालिद के सबसे करीब रहता था और हर फैसले में उनका साथ देता था। महरीन के हाथ कांपने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा कि यह मुमकिन नहीं है, मगर दाऊद ने गंभीर स्वर में कहा कि यही सच है और इसी सच ने उसकी जिंदगी बर्बाद की। उसके वालिद को भी इसी वजीर ने झूठे इल्जाम में फंसाया था ताकि वह अपनी गद्दारी को छुपा सके। सैफुद्दीन ने अब पूरी बात समझ ली थी कि यह सिर्फ एक अपहरण नहीं बल्कि एक योजना थी ताकि इस सच्चाई को सामने लाया जा सके। मगर तभी अचानक कक्ष के दूसरे छोर से कदमों की आवाज आने लगी। तीनों सतर्क हो गए।
मशालों की लौ तेज होने लगी और अंधेरे से कुछ साए उभरने लगे। यह वही नकाबपोश लोग थे, मगर इस बार उनके साथ कोई और भी था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, महरीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सचमुच कासिम खां ही था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने ताली बजाते हुए कहा कि आखिरकार तुम लोग यहाँ तक पहुंच ही गए। मुझे पता था कि दाऊद एक दिन यह गलती जरूर करेगा। दाऊद की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसने तलवार निकालते हुए कहा कि आज सच सामने आकर रहेगा। कासिम खां ने हंसते हुए कहा कि सच वही होता है जो लोग मान लें, और आज के बाद कोई भी इस सच्चाई पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि तुम तीनों यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। यह सुनकर सैफुद्दीन ने आगे बढ़कर कहा कि अल्लाह के हुक्म से सच को कोई नहीं दबा सकता, और आज वह दिन है जब तेरी गद्दारी का अंत होगा। माहौल एक बार फिर तनाव से भर गया। तलवारें निकल चुकी थीं और हर कोई अगली चाल का इंतजार कर रहा था। महरीन का दिल जोर से धड़क रहा था, मगर अब उसके अंदर डर की जगह हिम्मत ने ले ली थी। उसे एहसास हो गया था कि यह सिर्फ उसकी जिंदगी का नहीं, बल्कि पूरे गुलशनपुर के भविष्य का सवाल है, और इसी पल से असली जंग शुरू होने वाली थी। एक ऐसी जंग जिसमें तलवारों से ज्यादा जरूरी था सच्चाई और ईमान, और जहां जीत उसी की होगी जिसका दिल साफ और नियत पाक होगी। मगर यह भी तय था कि इस रास्ते में कुर्बानी दिए बिना कोई भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। पत्थर के उस विशाल कक्ष में जैसे ही वजीर आला कासिम खां की असलियत सामने आई, हवा तक भारी हो गई। मशालों की लौ तेजी से कांपने लगी, मानो दीवारें भी इस सच्चाई को सुनकर सिहर उठी हों। महरीन की आंखों में यकीन और टूटन का एक अजीब संगम था। जिस इंसान को वह अपने वालिद के बाद सबसे भरोसेमंद मानती थी, वही आज सबसे बड़ा गद्दार बनकर सामने खड़ा था। सैफुद्दीन ने अपने हाथ में पकड़ी तलवार को और कस लिया। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज इस साजिश का अंत करना ही होगा। दाऊद की आंखों में जलता हुआ गुस्सा अब किसी तूफान से कम नहीं था। उसके लिए यह सिर्फ बदला नहीं, बल्कि अपने वालिद के साथ हुई नाइंसाफी का हिसाब था। कासिम खां ने चारों ओर नजर दौड़ाई और हल्की हंसी के साथ कहा कि तुम लोगों ने सच देख तो लिया, मगर अब यह सच तुम्हारे साथ ही दफन हो जाएगा। उसके इशारे पर नकाबपोश सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उनके कदमों की आवाज पत्थर की दीवारों से टकराकर और भी डरावनी हो गई। सैफुद्दीन ने बिना वक्त गंवाए पहला वार किया। उसकी तलवार बिजली की तरह चली और सामने खड़े एक हमलावर को पीछे धकेल दिया। दाऊद भी तुरंत उसके साथ आ खड़ा हुआ और दोनों ने मिलकर दुश्मनों का मुकाबला शुरू कर दिया। हर वार में ताकत थी, हर बचाव में समझदारी, मगर दुश्मन भी कम नहीं थे। वे संख्या में ज्यादा थे और पूरी तैयारी के साथ आए थे। महरीन एक तरफ खड़ी यह सब देख रही थी, मगर वह अब सिर्फ एक कमजोर शहजादी नहीं रही थी। उसने जल्दी से एक संदूक के पीछे से लोहे की एक छड़ी उठाई और मौका देखकर एक हमलावर पर वार किया। वह गिर पड़ा। यह देखकर सैफुद्दीन के चेहरे पर एक पल के लिए संतोष की झलक आई कि अब वे अकेले नहीं हैं। लड़ाई और भी तेज हो गई। तलवारों की टकराहट से चिंगारियां उड़ने लगीं। हर तरफ शोर और हलचल मच गई। कासिम खां पीछे खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में अब भी घमंड था, जैसे उसे यकीन हो कि आखिर में जीत उसी की होगी। मगर तभी सैफुद्दीन ने एक जोरदार वार करके उसके करीब पहुंचने की कोशिश की। कासिम खां ने भी अपनी तलवार निकाल ली और दोनों आमने सामने आ गए। उनकी तलवारें टकराईं और एक तेज आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। यह सिर्फ दो इंसानों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि सच और झूठ की टक्कर थी। उधर दाऊद अपने दुश्मनों को एक एक कर पीछे धकेल रहा था, मगर एक पल की चूक में उसे पीछे से वार लगा। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। महरीन ने यह देखा तो उसका दिल दहल गया। उसने बिना सोचे दौड़कर दाऊद के पास जाना चाहा, मगर सैफुद्दीन ने जोर से कहा कि अभी नहीं, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। दाऊद ने दर्द सहते हुए खुद को संभाला और फिर से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब पहले से भी ज्यादा आग थी। उसने अपने जख्म की परवाह किए बिना फिर से तलवार उठाई और दुश्मनों पर टूट पड़ा। दूसरी ओर सैफुद्दीन और कासिम खां के बीच भयंकर मुकाबला चल रहा था। कासिम खां चालाक था। वह हर वार सोच समझ कर करता, मगर सैफुद्दीन की नीयत साफ थी और उसका भरोसा अल्लाह पर था। धीरे धीरे वह कासिम खां पर भारी पड़ने लगा। कासिम खां के चेहरे पर पहली बार घबराहट दिखी। उसने पीछे हटते हुए एक इशारा किया। अचानक कक्ष की दीवारें हिलने लगीं और ऊपर से पत्थर गिरने लगे। यह एक चाल था। कासिम खां ने इस जगह को अपने बचाव के लिए तैयार कर रखा था। अब हालात और भी खतरनाक हो गए। सैफुद्दीन ने चिल्लाकर कहा कि सबको यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना हम सब जिंदा दफन हो जाएंगे। मगर बाहर जाने का रास्ता अब पत्थरों से बंद होने लगा था। दाऊद ने तेजी से चारों ओर नजर दौड़ाई और उसे एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। उसने महरीन का हाथ पकड़ा और सैफुद्दीन को आवाज दी कि इधर आओ। तीनों उस रास्ते की ओर दौड़े। पीछे से पत्थरों की बारिश जारी थी। हर कदम मौत से बचकर आगे बढ़ने जैसा था। आखिरकार वे उस संकरे रास्ते में घुस गए और कुछ ही पल बाद पूरा कक्ष ढह गया। धूल और पत्थरों का गुबार हर तरफ फैल गया। कुछ देर तक सब कुछ खामोश रहा। सिर्फ उनकी तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। वे बच तो गए थे, मगर कासिम खां भी कहीं न कहीं बच निकला था। यह सोचकर सैफुद्दीन ने दांत खींच लिए। दाऊद दीवार के सहारे बैठ गया। उसका जख्म गहरा था। महरीन उसके पास बैठ गई और उसकी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। दाऊद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि यह दर्द कुछ भी नहीं है उस दर्द के सामने जो उसने सालों तक सहा है। सैफुद्दीन ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस सच्चाई को गुलशनपुर तक पहुंचाया जाए। यही एक तरीका है इस गद्दारी को खत्म करने का। महरीन ने सिर हिलाकर हामी भरी, मगर उसके दिल में एक डर भी था कि जब यह सच सामने आएगा तो उसके वालिद पर क्या गुजरेगी। मगर अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि सुबह होते ही वे गुलशनपुर की ओर निकलेंगे। रात उसी संकरे रास्ते में गुजारी गई। थकान, दर्द और आने वाले कल की चिंता तीनों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी, मगर उनके दिलों में एक नई उम्मीद भी जाग चुकी थी। एक उम्मीद कि अब अंधेरा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि सच की पहली किरण फूट चुकी थी और अब वह रोशनी बनकर पूरे गुलशनपुर को जगाने वाली थी।
संकरे रास्ते की उस ठंडी और नम अंधेरी सुरंग में रात जैसे थम गई थी। ऊपर कहीं दूर ढे हुए कक्ष की गूंज अब भी धीमे धीमे सुनाई दे रही थी, जैसे पत्थर भी उस भयानक टकराव की कहानी दोहरा रहे हों। सैफुद्दीन दीवार से टेक लगाए बैठा था। उसकी सांसें अब कुछ संभल चुकी थीं, मगर उसके मन में तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसके सामने अब सिर्फ एक रास्ता था, सच को गुलशनपुर तक पहुंचाना, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। दाऊद पास ही बैठा था। उसके कंधे पर गहरा जख्म था, जिसे महरीन अपने दुपट्टे से बांधने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि दृढ़ता थी। वह अब सिर्फ एक शहजादी नहीं रही थी, वह सच्चाई की गवाह बन चुकी थी, और उसे एहसास था कि यह गवाही पूरे गुलशनपुर की किस्मत बदल सकती है। दाऊद ने धीरे से कहा कि यह जख्म भर जाएगा, मगर जो जख्म सालों से उसके दिल में था, शायद अब जाकर उसे मरहम मिलने वाला है। सैफुद्दीन ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी नरमी आई, जैसे वह समझ चुका हो कि दाऊद कोई जन्मजात डाकू नहीं, बल्कि हालात का मारा हुआ इंसान है। कुछ देर के सन्नाटे के बाद सैफुद्दीन ने कहा कि सुबह होते ही हमें यहाँ से निकलना होगा। कासिम खां जिंदा है और वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वह जरूर कोई नया जाल बिछाएगा। महरीन ने सिर हिलाया, मगर उसके दिल में एक और सवाल उठ रहा था। अगर कासिम खां ने दरबार में पहले से ही अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है, तो क्या सच्चाई सामने लाने भर से कुछ बदल पाएगा? यह सवाल उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। दाऊद ने उसकी ओर देखा और कहा कि सच में ताकत होती है, मगर उसे सही वक्त और सही हिम्मत की जरूरत होती है। अगर हम डर गए तो झूठ हमेशा जीतता रहेगा। यह सुनकर महरीन ने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन एक फैसला किया कि अब चाहे जो भी हो वह पीछे नहीं हटेगी। रात धीरे धीरे बीतने लगी। सुरंग के बाहर कहीं दूर से ठंडी हवा का हल्का झोंका अंदर आ रहा था, जो यह इशारा कर रहा था कि सुबह करीब है। जैसे ही पहली हल्की रोशनी सुरंग के मुहाने से अंदर आई, तीनों ने उठकर अपने सफर की तैयारी की। दाऊद ने अपने जख्म को कसकर बांधा और खड़ा हो गया। दर्द अब भी था, मगर उसके इरादे उससे कहीं ज्यादा मजबूत थे। सैफुद्दीन सबसे आगे बढ़ा और धीरे धीरे वे उस सुरंग से बाहर निकलने लगे। कुछ ही देर में वे पहाड़ों के उस हिस्से में पहुंच गए जहां से नीचे की घाटी साफ दिखाई दे रही थी। सूरज की पहली किरणों ने आसमान को सुनहरे रंग में रंग दिया था, मगर उस खूबसूरती के पीछे एक खतरा छुपा था। सैफुद्दीन ने दूर नजर दौड़ाई और अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया। घाटी के नीचे कुछ सिपाहियों की हलचल दिखाई दे रही थी। वे इधर उधर खोज कर रहे थे। दाऊद ने ध्यान से देखा और कहा कि यह कासिम खां के लोग हैं। लगता है उसने पहले ही रास्तों को घेर लिया है। अब नीचे उतरना आसान नहीं होगा। महरीन का दिल फिर से तेज धड़कने लगा, मगर उसने खुद को संभाला। सैफुद्दीन ने जल्दी से एक योजना बनाई कि हमें सीधा रास्ता छोड़कर पहाड़ी के उस संकरे हिस्से से निकलना होगा जहां से गुजरना मुश्किल है, मगर दुश्मनों की नजर से बचा जा सकता है। तीनों सावधानी से उस ओर बढ़ने लगे। रास्ता खतरनाक था। एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ ऊंची चट्टानें। हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा था। दाऊद का जख्म बार बार उसे धीमा कर रहा था, मगर वह बिना शिकायत के आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने के बाद अचानक एक पत्थर खिसक गया और नीचे गिरने की आवाज घाटी में गूंज उठी। नीचे खड़े सिपाहियों का ध्यान तुरंत ऊपर की ओर गया। वो लोग ऊपर हैं, किसी ने जोर से चिल्लाया। अब छुपना मुश्किल था। सैफुद्दीन ने तुरंत कहा कि अब हमें जल्दी करना होगा। वे तेजी से आगे बढ़ने लगे। पीछे से सिपाही भी ऊपर चढ़ने लगे। अब यह एक दौड़ बन चुकी थी, जिंदगी और मौत की दौड़। रास्ता और भी संकरा होता जा रहा था। तभी महरीन का पैर फिसला और वह खाई की ओर झुक गई, मगर उसी पल सैफुद्दीन ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। नीचे गहरी खाई थी और ऊपर दुश्मन करीब आते जा रहे थे। सैफुद्दीन ने पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लिया। महरीन की सांसें तेज हो गईं, मगर उसने खुद को संभाल लिया। दाऊद ने पीछे मुड़कर देखा और अपने पीछा करते सिपाहियों पर पत्थर गिराने लगा ताकि उन्हें रोका जा सके। आखिरकार वे उस संकरे रास्ते को पार करके दूसरी ओर उतरने में सफल हो गए। नीचे पहुंचते ही वे बिना रुके आगे बढ़ते रहे। काफी देर तक चलने के बाद जब उन्हें यकीन हो गया कि फिलहाल कोई पीछा नहीं कर रहा, तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। सामने दूर गुलशनपुर की मीनारें दिखाई देने लगीं। महरीन की आंखों में एक चमक आ गई, मगर साथ ही एक डर भी कि अब असली मुकाबला यहीं होगा। दाऊद ने उन मीनारों को देखते हुए कहा कि यही वह जगह है जहां से सब शुरू हुआ था और अब यहीं इसका अंत होगा। सैफुद्दीन ने दृढ़ आवाज में कहा कि अब कोई पीछे नहीं हटेगा, चाहे जो भी हो। सच्चाई आज दरबार तक पहुंचेगी। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए, क्योंकि अब उनके बीच शब्दों की जरूरत नहीं थी। उनका मकसद एक था, उनका रास्ता एक था और उनकी मंजिल भी एक ही थी, गुलशनपुर में सच्चाई की जीत। मगर उन्हें यह नहीं पता था कि कासिम खां उनसे एक कदम आगे चल रहा है और उसने दरबार में पहले ही ऐसा जाल बिछा दिया है जिसमें फंसकर सच भी झूठ साबित हो सकता है। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां हर फैसला किस्मत बदल सकता था और हर गलती सब कुछ खत्म कर सकती थी। गुलशनपुर की ऊंची मीनारें जैसे जैसे करीब आती गईं, तीनों के दिलों की धड़कनें भी उतनी ही तेज होती गईं। सुबह की सुनहरी रोशनी अब शहर की दीवारों पर फैल चुकी थी, मगर उस रोशनी के पीछे एक गहरा अंधेरा छुपा था जिसे अब उजागर होना था। सैफुद्दीन, महरीन और दाऊद शहर के बाहरी हिस्से में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माहौल पहले जैसा नहीं रहा। चौक चौराहों पर सिपाहियों की तैनाती बढ़ चुकी थी। लोगों के चेहरों पर बेचैनी थी और हर तरफ फुसफुसाहट चल रही थी। यह साफ था कि कासिम खां ने पहले ही अपनी चाल चल दी है। महरीन ने धीरे से कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। दाऊद ने गंभीर स्वर में जवाब दिया कि वह हमें रोकने की पूरी कोशिश करेगा और शायद उसने दरबार में हमारे खिलाफ कहानी भी गढ़ दी होगी। सैफुद्दीन ने बिना समय गंवाए कहा कि अब हमें सीधे महल जाना होगा, मगर सावधानी से, क्योंकि हर कदम पर नजर रखी जा रही है। तीनों ने अपने चेहरों को कपड़ों से ढक लिया और भीड़ के बीच से गुजरते हुए महल की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें कुछ लोग बातें करते हुए सुनाई दिए।
सुना है शहजादी को एक खतरनाक डाकू ने मार दिया। यह सुनकर महरीन का दिल जैसे रुक गया। उसने सैफुद्दीन की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और हैरानी दोनों थे। सैफुद्दीन ने धीरे से कहा कि यह सब कासिम खां का फैलाया हुआ झूठ है, ताकि जब हम सच्चाई लेकर आएं तो कोई यकीन ही न करे। यह सुनकर महरीन के अंदर एक आग सी जल उठी। अब यह सिर्फ सच्चाई का नहीं बल्कि अपनी पहचान का भी सवाल बन चुका था। महल के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मुख्य द्वार पर पहरा पहले से कहीं ज्यादा कड़ा है। हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही थी। दाऊद ने धीरे से कहा कि इस रास्ते से जाना नामुमकिन है। सैफुद्दीन ने कुछ पल सोचा और फिर कहा कि हमें वही पुराना गुप्त रास्ता इस्तेमाल करना होगा जो गुफा से जुड़ा था। महरीन ने हैरानी से पूछा कि क्या वह रास्ता महल तक जाता है। दाऊद ने सिर हिलाकर कहा कि हाँ, मगर वह रास्ता खतरनाक है और बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता है। तीनों तुरंत उस दिशा में मुड़े जहां से वह गुप्त रास्ता निकलता था। कुछ देर बाद वे महल के पीछे के हिस्से में पहुंच गए। वहां एक पुरानी दीवार थी जो बाहर से साधारण दिखती थी, मगर दाऊद ने एक खास पत्थर दबाया और दीवार का एक हिस्सा धीरे धीरे खुल गया। अंदर अंधेरा था, मगर यही उनका रास्ता था। वे सावधानी से अंदर घुसे और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। यह रास्ता पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा संकरा और घुमावदार था। हवा भारी थी और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। आखिरकार वे उस जगह पहुंचे जहां से महल के अंदर जाने का रास्ता खुलता था। उन्होंने बाहर झांका तो देखा कि वे महल के एक पुराने हिस्से में हैं, जहां अब बहुत कम लोग आते जाते थे। यह उनके लिए सही मौका था। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और दरबार के पास पहुंचने लगे, मगर जैसे ही वे मुख्य कक्ष के करीब पहुंचे उन्हें अंदर से आवाजें सुनाई दी। कासिम खां दरबार में खड़ा था और सुल्तान जलालुद्दीन के सामने कुछ कह रहा था। उसकी आवाज में झूठी हमदर्दी थी। जहां अपना मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मगर वह डाकू बहुत खतरनाक था। उसने शहजादी को हमसे छीन लिया। यह सुनकर महरीन का खून खौल उठा। सुल्तान के चेहरे पर गहरा दुख था। उनकी आंखों में आंसू थे। यह देखकर महरीन का दिल टूट गया। वह अब और नहीं सह पाई। वह तेजी से दरबार के अंदर दाखिल हुई और जोर से बोली, झूठ, यह सब झूठ है। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हर नजर उसकी ओर मुड़ गई। सुल्तान अपनी जगह से खड़े हो गए। उनकी आंखों में यकीन और हैरानी का तूफान था। महरीन, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। महरीन उनकी ओर बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज में दृढ़ता। अब्बा हुजूर, यह सब कासिम खां की साजिश है। कासिम खां का चेहरा एक पल के लिए उतर गया, मगर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और बोला, जहां पनाह, यह सब एक चाल है। यह डाकू के साथ मिली हुई है। तभी सैफुद्दीन और दाऊद भी अंदर आ गए। सिपाहियों ने तलवारें खींच लीं, मगर सैफुद्दीन ने जोर से कहा कि कोई तलवार नहीं उठेगी, क्योंकि आज सच सामने आएगा। उसने वे दस्तावेज निकालकर सुल्तान के सामने रख दिए। सुल्तान ने कांपते हाथों से उन्हें उठाया और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ते गए, उनके चेहरे का रंग बदलता गया। दरबार में खामोशी छा गई। हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा था जब सच पूरी तरह सामने आएगा। कासिम खां के माथे पर पसीना आ गया, मगर वह अब भी अपनी चाल चलने की कोशिश कर रहा था। उसने चिल्लाकर कहा कि यह सब झूठे कागज हैं, मगर उसकी आवाज में अब वह भरोसा नहीं रहा था। महरीन ने आगे बढ़कर कहा कि अब सच को कोई नहीं छुपा सकता और आज गुलशनपुर को उसके असली दुश्मन से छुटकारा मिलेगा। दरबार में तनाव अपने चरम पर था। सिपाही असमंजस में थे कि किसका साथ दें। सुल्तान की नजरें अब कासिम खां पर टिक गई थीं और उनकी आंखों में वह सख्ती लौट आई थी जो एक न्यायप्रिय बादशाह की पहचान होती है। मगर कासिम खां इतना आसान नहीं था। उसने अचानक एक छुपा हुआ खंजर निकाला और सुल्तान की ओर झपटा। यह देखकर महरीन चीख उठी, मगर उसी पल सैफुद्दीन बिजली की तरह आगे बढ़ा। अब कहानी उस पल पर पहुंच चुकी थी जहां एक सेकंड की देरी सब कुछ खत्म कर सकती थी, और यह तय होने वाला था कि गुलशनपुर का भविष्य किसके हाथ में रहेगा, सच्चाई के या धोखे के। दरबार के उस निर्णायक क्षण में समय जैसे थम गया था। कासिम खां का खंजर हवा को चीरता हुआ सुल्तान जलालुद्दीन की ओर बढ़ रहा था। महरीन की चीख पूरे महल में गूंज उठी और उसी पल सैफुद्दीन बिजली की तरह आगे लपका। उसकी तलवार ने खंजर का रास्ता रोक लिया। एक तेज टकराहट की आवाज गूंजी और चिंगारियां हवा में बिखर गईं। सुल्तान एक कदम पीछे हटे। उनके चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिला जुला भाव था। कासिम खां की आंखों में अब डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसकी चाल नाकाम हो चुकी थी, मगर वह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने पीछे हटते हुए अपने सिपाहियों को इशारा किया। कुछ सिपाही उसकी तरफ बढ़े, मगर दरबार में मौजूद बाकी सैनिक अब असमंजस में खड़े थे, क्योंकि उनके सामने सच्चाई और झूठ आमने सामने खड़े थे। दाऊद ने मौका देखकर आगे बढ़कर उन सिपाहियों को रोका जो कासिम खां की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी तलवार के हर वार में सालों का गुस्सा और दर्द झलक रहा था। महरीन अपने वालिद के सामने खड़ी हो गई, जैसे वह अब उनकी हिफाजत की दीवार बन चुकी हो। सुल्तान की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि आग थी। उन्होंने गरजती आवाज में कहा कि आज कोई भी गद्दार बचकर नहीं जाएगा। यह सुनते ही दरबार के कई सिपाहियों ने अपनी तलवारें नीचे कर दी और सुल्तान के पक्ष में खड़े हो गए। कासिम खां ने यह देखा तो उसकी घबराहट और बढ़ गई। उसने भागने की कोशिश की, मगर सैफुद्दीन ने उसका रास्ता रोक लिया। दोनों के बीच फिर से तलवारें टकराईं। इस बार यह लड़ाई और भी तेज थी, क्योंकि अब यह सिर्फ जान की नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई थी। कासिम खां चालाकी से वार करता, कभी पीछे हटता, कभी अचानक हमला करता, मगर सैफुद्दीन हर बार उसका मुकाबला डट कर रहा था। दाऊद भी अब उसके करीब आ चुका था। उसने एक जोरदार वार किया जिससे कासिम खां की तलवार उसके हाथ से छूट गई। अब वह निहत्था खड़ा था, मगर उसकी आंखों में अभी भी हार का डर और चालाकी दोनों झलक रहे थे। उसने अचानक महरीन की ओर देखा और उसे पकड़ने के लिए झपटा। शायद वह उसे बंधक बनाकर खुद को बचाना चाहता था, मगर इस बार महरीन तैयार थी। उसने तेजी से एक कदम पीछे हटकर उसे धक्का दिया। कासिम खां लड़खड़ा गया और उसी पल सैफुद्दीन ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी।
दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई उस पल को देख रहा था। सुल्तान धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी आंखों में दर्द था, क्योंकि जिस इंसान पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही आज सबसे बड़ा गद्दार निकला। उन्होंने भारी आवाज में कहा कि कासिम खां, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। कासिम खां अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने बचने की आखिरी कोशिश करते हुए कहा कि उसने यह सब अपनी ताकत के लिए किया, मगर अब कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। सुल्तान ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उसे कैद कर लिया जाए। सैनिक तुरंत आगे बढ़े और उसे पकड़ लिया। जैसे ही उसे ले जाया गया, दरबार में मौजूद हर व्यक्ति ने राहत की सांस ली, मगर इस जीत के पीछे जो दर्द और संघर्ष था वह अभी भी सबके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। सुल्तान ने सैफुद्दीन, महरीन और दाऊद की ओर देखा। उनकी आंखों में अब गर्व और कृतज्ञता थी। उन्होंने कहा कि तुम तीनों ने आज सिर्फ एक गद्दार को नहीं हराया, बल्कि पूरे गुलशनपुर को बर्बादी से बचा लिया। महरीन अपने वालिद के गले लग गई। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर यह आंसू अब दुख के नहीं बल्कि राहत और खुशी के थे। सैफुद्दीन एक तरफ खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका था। दाऊद कुछ दूरी पर खड़ा था। उसके दिल में भी एक अजीब सी शांति थी। सालों बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने से कोई भारी बोझ उतर गया हो, मगर उसकी आंखों में एक सवाल अब भी बाकी था। क्या अब उसे भी इस बस्ती में जगह मिलेगी, या वह हमेशा एक डाकू ही बना रहेगा? सुल्तान उसकी ओर बढ़े और कुछ पल तक उसे देखते रहे। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ जो हुआ वह एक नाइंसाफी थी, मगर आज तुमने जो किया है उससे यह साबित होता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी इंसानियत जिंदा है। यह सुनकर दाऊद की आंखों में नमी आ गई। शायद यह पहली बार था जब किसी ने उसे उसके असली रूप में समझा था। दरबार में अब शांति लौटने लगी थी, मगर इस शांति के पीछे एक नई शुरुआत छुपी थी। एक ऐसी शुरुआत जहां सच की जीत हुई थी और झूठ का अंत, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हर अंत के साथ एक नई कहानी जन्म लेती है। और गुलशनपुर की यह कहानी अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही थी, जहां भरोसा, इंसाफ और हिम्मत एक नई दुनिया की नींव रखने वाले थे। गुलशनपुर के दरबार में उस दिन जो हुआ उसने पूरे राज्य की तकदीर बदल दी। कासिम खां की गिरफ्तारी के बाद महल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, मगर यह खामोशी डर की नहीं बल्कि एक तूफान के गुजर जाने के बाद की शांति थी। सुल्तान जलालुद्दीन अपने सिंहासन पर बैठे थे, मगर आज उनके चेहरे पर वही कठोरता नहीं थी जो एक बादशाह की पहचान होती है, बल्कि उसमें एक पिता की नरमी, एक इंसाफ पसंद हाकिम का सुकून और एक इंसान की गहराई साफ झलक रही थी। उन्होंने दरबार में मौजूद सभी लोगों की ओर देखा और भारी आवाज में कहा कि आज का दिन सिर्फ एक गद्दार के अंत का दिन नहीं है, बल्कि यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि जब इंसान अपनी आंखों पर भरोसे की पट्टी बांध लेता है तो सच भी उससे छुप जाता है। उनकी आवाज में पछतावा था, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि उनके अपने दरबार में ही इतनी बड़ी साजिश पनपती रही और उन्हें खबर तक नहीं हुई। महरीन उनके पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर सुकून था, मगर साथ ही वह अब पहले जैसी मासूम शहजादी नहीं रही थी। इस पूरे सफर ने उसे मजबूत बना दिया था। उसने अपने वालिद का हाथ थामते हुए कहा कि अब्बा हुजूर, गलती इंसान से ही होती है, मगर उसे सुधारना ही असली हिम्मत होती है। यह सुनकर सुल्तान की आंखों में हल्की सी चमक आई। उन्होंने सिर हिलाकर उसकी बात को स्वीकार किया। फिर उनकी नजर सैफुद्दीन की ओर गई, जो अब भी सादगी से एक तरफ खड़ा था, जैसे उसने कोई बड़ा काम नहीं बल्कि अपना फर्ज निभाया हो। सुल्तान ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि तुमने आज जो किया है उसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। तुमने न सिर्फ मेरी बेटी को वापस लाया बल्कि मेरे राज्य को भी एक बड़े खतरे से बचाया। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार में एक खास ओहदे पर रहो और हमेशा मेरे साथ रहकर गुलशनपुर की हिफाजत करो। सैफुद्दीन ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा कि यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा, मगर उसने यह भी कहा कि उसका मकसद सिर्फ इंसाफ था और वह हमेशा उसी राह पर चलना चाहता है। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा कि ऐसे ही लोगों की इस राज्य को जरूरत है। फिर उनकी नजर दाऊद पर गई। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि दाऊद का नाम अब भी एक डाकू के रूप में जाना जाता था, मगर आज हालात बदल चुके थे। सुल्तान धीरे धीरे उसके पास गए और कहा कि तुम्हारे साथ जो नाइंसाफी हुई वह मेरे लिए शर्म की बात है, मगर आज तुमने जो किया है उसने यह साबित कर दिया कि इंसान अपने अतीत से बड़ा होता है। अगर वह चाहे तो खुद को बदल सकता है। दाऊद की आंखों में आंसू आ गए। उसने झुककर कहा कि उसने जो कुछ किया वह अपने वालिद के लिए इंसाफ पाने के लिए किया था, मगर आज उसे लग रहा है कि उसे सिर्फ इंसाफ ही नहीं बल्कि सुकून भी मिल गया है। सुल्तान ने उसे माफ करने का ऐलान किया और कहा कि अब वह गुलशनपुर का दुश्मन नहीं बल्कि उसका रक्षक है। यह सुनकर दरबार में मौजूद लोग भी हैरान रह गए, मगर धीरे धीरे उन्होंने भी इस फैसले को स्वीकार कर लिया, क्योंकि सच सबके सामने था। इसके बाद सुल्तान ने हुक्म दिया कि कासिम खां और उसके साथियों को उनके गुनाहों की सजा दी जाए और पूरे राज्य में यह ऐलान कर दिया जाए कि अब गुलशनपुर में इंसाफ की नींव और मजबूत होगी। दिन ढलने लगा और महल में एक नई शुरुआत की तैयारी होने लगी। उस रात गुलशनपुर में जश्न मनाया गया, मगर यह जश्न सिर्फ खुशी का नहीं बल्कि सच्चाई की जीत का था। महरीन महल की बालकनी में खड़ी आसमान की ओर देख रही थी। उसे याद आ रहा था वह सफर जो उसने तय किया, वह डर, वह दर्द और वह हिम्मत जिसने उसे यहाँ तक पहुंचाया। उसके पास सैफुद्दीन आकर खड़ा हुआ। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके बीच कोई शब्द नहीं थे, मगर एक गहरा सम्मान और समझ जरूर थी। दूसरी ओर दाऊद महल के बाहर खड़ा था। वह उस बस्ती को देख रहा था जिससे उसने कभी नफरत की थी, मगर आज वही बस्ती उसे अपना लग रही थी। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ सुकून था। उसे एहसास हो गया था कि असली जीत बदले में नहीं बल्कि माफी में होती है। और इसी के साथ गुलशनपुर की कहानी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई जहां हर किरदार ने कुछ न कुछ सीखा। सैफुद्दीन ने हिम्मत और यकीन की ताकत को साबित किया। महरीन ने अपने डर को हराकर सच्चाई के लिए खड़े होने का सबक दिया और दाऊद ने यह दिखा दिया
कि इंसान चाहे कितना भी अंधेरे में चला जाए, अगर उसके दिल में अच्छाई की एक चिंगारी बाकी है तो वह वापस रोशनी की ओर लौट सकता है। इस कहानी का अंत यही सिखाता है कि सच्चाई चाहे कितनी भी गहरी क्यों न छुपी हो, एक दिन वह जरूर सामने आती है। और जब इंसान का भरोसा अल्लाह पर हो तो कोई भी ताकत उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। गुलशनपुर अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब वहां सिर्फ दीवारें ही मजबूत नहीं थीं, बल्कि लोगों का भरोसा और उनका ईमान भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। और यही इस कहानी की असली जीत थी।